नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो बिहार का जो उथल पुथल था अब वो एक तरीके से कहें सेटल है। उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत सारी आलोचनाएं समालोचनाएं भी उस घटनाक्रम की हो चुकी है, लेकिन बात उससे आगे बढ़ गई है। 24 को परिदृश्य को अगर हम ध्यान में रखें तो इस समय ताज़ा हालात क्या रखें उसको एक नज़रिया देने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है इस समय? राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा। उस यात्रा के दौरान उन्होंने नीतीश जी को संदर्भित करते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाई कि उनका शॉल छूट गया था राज्यपाल के यहाँ, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वापस चलो। वापस गए और वो फिर शॉल जब उन्होंने लिया तो राज्यपाल जी ने कहा अभी तो आए थे आप, 15 मिनट दोबारा आ गए क्या? ये एक मेटाफर के रूप में उन्होंने एक बात रखी। समझदार लोग समझ रहे होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं नीतीश जी के बारे में। दूसरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की तरफ आइए आप। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों का ऐलान कर दिया है, यानी समाजवादी पार्टी के 16 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें से 3 उनके अपने परिवार के हैं जिनको यह टिकट दिया गया है। डिम्पल यादव जी, अक्षय यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी। तो 16 में 3 उन्होंने अपने परिवार को दी, बाकी उन्होंने सीटों का ऐलान कर दिया है। पता नहीं राहुल जी से इस पर चर्चा हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि एक एक सीट पर नाम के साथ डिस्कशन होगा, फिर तय होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। क्योंकि जब उन्होंने 11 सीट ऑफ़र की थी तो कांग्रेस ने कहा था अभी बातचीत चल रही है। लोकल यूनिट कांग्रेस की थी, उसने आपत्ति जताई थी। तो यानी 80 में से 11 उनको देंगे और 7 सीटें आरएलडी को देने की बात कही। अभी ये बात थी, उससे पहले उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अब महाराष्ट्र की तरफ आइए। यहाँ पे थोड़ी राहत की बात कह सकते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी उस ग्रुप में आ गई, लेकिन सीटों को लेकर के अभी भी यहाँ पे कुछ तय नहीं हुआ है कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। ममता बनर्जी ने ऐलान कर ही दिया है कि वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। पंजाब में अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये ताज़ा हाल उन राज्यों का है जो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है: उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। इसके साथ ही राजनीतिक पटल पे ईडी भी अपनी कार्रवाई में लग गई है। जैसे ही बिहार का खेल खत्म हुआ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने लालू यादव से पूछताछ की, तेजस्वी से की है, और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। उनको खोजा जा रहा था, पिछले कुछ घंटों से वो गायब भी थे। ऐसी बातें कही जाती कि वो मिल नहीं रहे, उनको ढूंढा जा रहा था। उनके दिल्ली आवास से उनकी एक गाड़ी, कुछ कैश जब्त किया गया। फिर वो अचानक से रांची में प्रकट हुए और उन्होंने बैठक की विधायकों के साथ और ये कहा कि 31 तारीख को वो अपने आवास पर ईडी से मिलेंगे, उनके सामने पेश होंगे और चीज़ें होंगी। बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। उनकी पत्नी को भी विवाद में ला दिया गया है कि वो उनको चीफ मिनिस्टर बना के जाना चाहते हैं, गिरफ्तारी का डर है। तरह तरह की जो राजनीतिक बदकहियाँ होती हैं वो चल रही हैं। तो कुछ बहुत बिखरा हुआ सा लग रहा है इंडिया गठबंधन के लिहाज से। क्या होगा तस्वीर 24 के लिए? ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के बैनर तले ही विपक्ष चुनाव लड़ेगा? क्या ये पक्का माना जाए या अभी भी इसमें शक शुबा संदेश है? क्योंकि जिस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं सहयोगी दल एक्स कांग्रेस, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। यूपी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। वहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसमें भी तस्वीर साफ नहीं है। क्या होगा यूपी में, कैसे बंटवारा होगा और क्या लड़ पाएंगे, इस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही केजरीवाल जी का भी रुख अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग दबी जुबान कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में शायद 4 सीटों पर बातचीत बन जाएगी, लेकिन ऐसे कोई संकेत दोनों दलों की तरफ से नहीं आए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है मैं उससे आपका परिचय करा देता हूँ। अंकुश श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश बादल जी, वरिष्ठ पत्रकार। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी। सज्जन कुमार सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। और कार्तिकेय बत्रा,
जो सी वोटर के फेलो हैं और डेटा बहुत सर्च करते रहते हैं। तरह तरह के घटनाक्रम पे बातचीत होगी इनसे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। राजेश बादल सर, ये जो परिदृश्य दिख रहा है पूरे देश में जी, लगता है आपको कि ये इंडिया गठबंधन के बैनर तले वाकई चुनाव होने जा रहा है, या सब अपनी अपनी रस्सी तान चुके हैं, हम तो अपने अपने हिसाब से अपना कर्तव्य करेंगे? देखिए आपको याद होगा हमने आपके पिछले शो में जब बात हुई थी, करीब करीब ऐसा ही विषय था। तो मैंने उससे कहा था कि चुनाव पूर्व इंडिया गठबंधन की जो शक्ल है अभी उसने पूरी तरह से आकार नहीं लिया है। और उसके बाद देखिए नीतीश कुमार का ये मामला हो गया। आपको याद होगा मैंने भी कहा था कि नीतीश कुमार पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी भी मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी थोड़ा बहुत एक दो दल जो हैं जिनको अभी अपने बारे में फैसला लेना है कि उन्हें इंडिया में रहना है या उनको बाहर रहना है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो प्रतिपक्ष की एकता है, मैं पहले भी यही मानता था, अभी भी यही मानता हूं कि जो चुनाव पूर्व गठबंधन है कोई बहुत ठोस अभी तो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जो दल हैं वो दल जैसे जो पक्के पुराने सहयोगी हैं कांग्रेस के रहे हैं वही हैं। जैसे आरजेडी तो रहेगी, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। डीएमके रहेगी, आप इनकार नहीं कर सकते। एनसीपी के पास कोई विकल्प नहीं है तो एनसीपी रहेगी। और जो मौजूदा हाल है तो जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो भी उसमें रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा, ये तो रहेंगे। तो यानी 7 8 10 दलों में अगर हम देखें तो भी ये करीब करीब 300 साढ़े 300 सीटों के आसपास, लोकसभा की सीटों के आसपास ये गठबंधन सक्रिय या प्रभावशाली हो सकता है। अब जो चीजें संदेह जो पैदा होता है, जैसे आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। बंगाल की स्थिति बहुत आसान है नहीं, थोड़ा ट्रिकी है। क्योंकि देखिए एक साथ ये तो नहीं हो सकता कि ममता बनर्जी ने लगातार जिससे संघर्ष किया वाम मोर्चे से और वो दोनों गठबंधन में हों, तो थोड़ा सा ये एक दुविधा भरी बात है। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी का मामला है पंजाब और दिल्ली में, इसलिए कि मेरा हमेशा से ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि आम आदमी पार्टी उन प्रदेशों में अभी तक जो उसका चुनावी अतीत रहा है उन प्रदेशों में गई है जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी फाइट है। जहां भी 3 दल या 4 दल हैं वहां आम आदमी पार्टी नहीं गई है। और जब सीधी फाइट वाले राज्यों में वो गई है तो उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा भी ये जल्दबाजी होगी कि मैं अगर ये कहूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया के बैनर तले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हो सकता है लड़े, लेकिन फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। तो अभी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन का एक अंतिम आकार लेने का सिलसिला जो अभी चल रहा है और थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। जी राजेश जी, आपने कहा कि शक के दायरे में है आम आदमी पार्टी की, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। आपने कहा 2 3 दल। जी सर, मुख्य सारे दल जो जिनके कंधे पर ये भार था कि ये लेके चलेंगे वो तो सब छिटक गए, तो जी अब बचा ही कौन फिर? नहीं देखिए, फिर उसमें यह है, दिलचस्प यह है कि मैं अभी अखिलेश यादव के बारे में कोई पक्का नहीं था, लेकिन 2 3 दिनों से जब से ये नीतीश कुमार वाला मामला हुआ है तो एक अपेक्षाकृत अगर मैं कहूं कि अखिलेश यादव के तेवर कुछ नरम हुए। और 16 11 सीटें भी अगर 10 के ऊपर कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में कोई सीटें दे रहे हैं वो, तो मुझे लगता है ये ठीक ठाक सा आंकड़ा है और कांग्रेस को उस पर बहुत एतराज नहीं होना चाहिए। तो अब बिखरने वाली चीजों में तो केवल नीतीश कुमार ही हैं। जी, शरद पवार अभी चुप्पी साधे हुए हैं। ममता भी अब ये नीतीश कुमार के एपिसोड के बाद चुप हो गई हैं, क्योंकि ममता जी और नीतीश कुमार का जो व्यक्तिगत समीकरण है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। जी जी, अभय जी, जी उत्तर प्रदेश में खुद मुख्तियारी चल रही है। देखिए, राजनीति में अगर आप एक गठबंधन में गए तो एक धर्म होता है कि आप बातचीत करें। आप धड़ाधड़ सीटों का ऐलान, प्रत्याशियों की घोषणा आज ही आ गई। 16 प्रत्याशी तय, जिसमें 3 परिवार के,
अब ये भी आरोप लगेगा, अभी आगे देखिएगा, इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। अपने परिवार में 3 टिकट पहले बांट दिए। क्या एक बार ये बातचीत करना ठीक नहीं था? और यहीं पे कांग्रेस को भी शामिल कर लीजिए कि उनको अपनी यात्रा से फुर्सत नहीं, यहाँ आग लगी पड़ी घर में, वो भाई साहब बाहर अपना मलंग बने घूम रहे हैं। देखिए, विपक्षी एकता के बारे में जो कांग्रेस का रवैया है, इससे उनके जो सहयोगी संगठन है इंडिया गठबंधन के, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस से किस तरीके से संवाद करें। मतलब कांग्रेस वो सीटें नहीं बताती है कि कितनी सीटों पे वो लड़ना चाहती है, कितनी सीटों पे कांग्रेस राजी होगी, वो सब भी कुछ तय नहीं हो पाता है कहीं भी। तो जहां पे कांग्रेस, जैसे पश्चिम बंगाल में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम आपको 2 सीटें दे देंगे, तो उसके खिलाफ इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई की गई अधीर रंजन चौधरी द्वारा। उसके बाद से लगातार वहां पर खेल बिगड़ता ही चला गया इनका। तो जो कांग्रेस का तौर तरीका है, वो तौर तरीका दरअसल इंडिया गठबंधन में जो थोड़ी बहुत एकता की गुंजाइश बची है, वो उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, मेरा मानना ये है। और अभी आपने पहले जो एक सवाल पूछा था, क्या ये सब लोग इंडिया गठबंधन के झंडे तले या उनके बैनर तले या उसके तले लड़ेंगे? तो मुझे इसकी संभावना भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये तब होता जबकि ये लोग पहले एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित कर देते। इंडिया गठबंधन के सारे जो घटक दल हैं वो कहते हैं कि भाई ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम ही हमारा घोषणा पत्र है, तब तो ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा तो कुछ किया ही नहीं गया है। ये तो बहुत ही एक बिखरा उसका तालमेल है जो होने जा रहा है। राजेश जी की ये बात सही है कि कुछ तालमेल हो जाएगा कई जगहों पे, और उन जगहों पे हो जाएगा जहां पहले से कुछ मोर्चे नुमा फॉर्मेशंस बने हुए हैं, वहां पे कुछ तालमेल हो जाएगा। इंडिया गठबंधन बनने से पहले से बने हुए हैं, तो इंडिया गठबंधन बनने का फायदा क्या हुआ? जो इंडिया गठबंधन से पहले की जो स्थिति है, अगर उसी स्थिति को बने रहना है, तो मैं ये कहूंगा कि 2019 की ही तरह विपक्षी एकता का इंडेक्स 2024 में भी लगभग ना के बराबर ही होगा, और उससे भारतीय जनता पार्टी को किसी भी किस्म की कोई प्रभावी चुनौती ये लोग नहीं दे पाएंगे। सर, मूल कारण क्या है इसका? कांग्रेस ही जिम्मेदार है क्या? 100%। मेरा तो मानना है कि जो इंडिया गठबंधन की इस वक्त जो हालत खराब है, मैंने तो आज भास्कर में इसके ऊपर लेख भी लिखा है, जो हालत खराब है उसकी प्रमुख जिम्मेदारी कांग्रेस की है। गेंद, विपक्षी एकता की गेंद पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में थी। कांग्रेस को ही उसे ठीक से खेलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने शुरू में बहुत जिस तरह की बातें की, उससे लगता था कि शायद वो खेलेगी, लेकिन उसने व्यवहार में किया नहीं। और देखिए, भारत की राजनीति बड़ी जटिल है। इसमें अगर कोई पार्टी इस राजनीति में कुछ हासिल करना चाहती है तो उसे काफी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, एक साथ बहुत से काम करने पड़ते हैं, कई मोर्चों में काम करना पड़ता है। कांग्रेस की एक प्रवृत्ति है, वो एक काम करती है, दूसरा काम नहीं कर सकती। अगर वो 5 राज्यों में या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो फिर वो इंडिया गठबंधन की गतिविधियां उसे ठप्प कर दी। इसी तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, तो वो जो तालमेल की गतिविधियां हैं वो बहुत ही सुस्त, ना के बराबर ही आगे बढ़ रही हैं। तो ये कांग्रेस बहुत ही सुस्त गति से अपना काम कर रही है। कुछ ऐसा उसने मान लिया है कि शायद कुदरत से उसे कोई विशेष किस्म की मदद मिलेगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप ही फिसल जाएगी और कांग्रेस को उससे लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस की है। इससे जो लोग वास्तव में विपक्षी एकता करना चाहते हैं, एक तालमेल बनाना चाहते हैं कांग्रेस के साथ, उन दलों को भी काफी दिमागी उलझन है कि वो क्या करें। नहीं दुबे जी, क्या वाकई कोई बनाना चाहता था क्या? कोई झुकने को तैयार था क्या? जैसे जो बिहार वाला एपिसोड हुआ, इसमें सारा बिल फाड़ दिया गया कांग्रेस के ऊपर। त्यागी जी का बयान सुना होगा आपने। कांग्रेस के ऊपर जो बिल फाड़ा गया है, हाँ। तो वो बात पूरी तरह गलत नहीं है। कैसे? मेरा मानना है बात पूरी तरह गलत नहीं है। देखिए, हाँ। मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार जो सारे देश में घूम घूम के विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उसके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सहमति थी। वो एक तरह से केवल अकेली जाती हैसियत से ही नहीं कर रहे थे, वो इन तीनों की सहमति और इन तीनों के समर्थन से भी ये काम कर रहे थे। अब अगर नीतीश कुमार की अगर ये इच्छा थी कि भाई उन्होंने इतना काम किया है तो बदले में उन्हें कुछ मिले उसके अंदर से, तो वो इच्छा भी कोई गलत नहीं होती। राजनीति में कोई आदमी इतना काम करता है, इतना बड़ा काम करता है, तो कुछ ना कुछ बदले में अपेक्षा भी करता है। अच्छा, कांग्रेस ने जब दिल्ली में जनवरी के मध्य में जो ऑनलाइन मीटिंग हुई, उस ऑनलाइन मीटिंग में अगर राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कांग्रेस के लोग भी तो नीतीश कुमार के पक्ष में थे, उनको संयोजक बना दिया जाए। यहां तक बाद में कांग्रेस ने कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हम तब तक नहीं घोषित करेंगे सभापति के तौर पर, जब तक नीतीश कुमार के नाम पर मतैक्य नहीं हो जाएगा।
तो ये जो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी, ये पटना, अगर अगर पटना में जो बैठक हुई थी, उस पटना की बैठक में ही नीतीश कुमार को वो संयोजक बना देते, जी। तो ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार तब पाला नहीं बदलते, कुछ भी कर सकते थे वो, लेकिन तब घटनाक्रम दूसरे तरीके से होता। अगर उन्हें पाला बदलना ही था तो कोई और बहाना लेके वो सामने आते, क्योंकि उस वक्त तो वो फिर इंडिया गठबंधन के संयोजक होते। अगर फिर भी वो अपने, जिसको कहते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना वो चाहते, तो उन्हें कोई और बहाना, किसी और बहाना के इस्तेमाल। तरह तरह की षड्यंत्र की थेरीज चल रही हैं कि वो एजेंट थे उनके, पहले प्लांट किए गए थे, उसके बाद ये सब बहुत सारी स्टोरीज चल रही है इसमें सर। इस चीज का प्रमाण नहीं है नीरज जी, हाँ। कि वो एजेंट है या सीक्रेट है, लेकिन ये एक मेटाफर है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेटाफर की तरह देखिए कि भाई एक बंदा आया, उसने विपक्ष का विश्वास जीता, विपक्ष की तरफ से उसने लोगों को पटाया और तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को भी निरस्त किया उसने, है ये सब काम किया उसने। उसके बाद में बीच में वो छोड़कर वहां चला गया, और जो तर्क देता है कि विश्वास चले गए, वो तर्क बहुत विश्वसनीय नहीं है। मतलब जो नीतीश कुमार के प्रशंसक हैं, वो भी, नीतीश कुमार खुद भी, उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिससे निकल के आता हो कि भाई ये बहुत ही एक मजबूत कारण है उनके वहां चले जाने। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। एक तर्क मेरे भी गले नहीं उतरता जो आपने कहा ना, मैं थोड़ा सा उससे मेरी सहमति है कि जो बिहार में बिल फाड़ दिया कांग्रेस के ऊपर, ये तर्क मेरे भी गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो एकदम आउट ऑफ द ब्लू जाकर के त्यागी जी ने निपटा दिया, ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ। अरे भैया उन्होंने क्या किया वहाँ पे? तो ये भी एक थ्योरी बनाई गई कि चलो पहले कांग्रेस के ऊपर सारा बिल फाड़ो तो आगे बात बढ़ेगी। आता हूँ सर, इस पर और थोड़ा खोलूंगा। अकुश श्रीवास्तव जी, क्या जो अभी आपने दो लोगों की बात सुनी, कागज पे जो एक बना था संगठन इंडिया, बीच में 3-4 बार डॉट, डेड मान लिया जाए इसको, खत्म है ये सब, अपना अपना देखो आप, राहुल जी भी अपना देख ही रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश में विपक्ष की हालत ऐसी है कि हम लोग उसके तार तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और विपक्ष खुद जो है, उसके खुद दल जो हैं, वो पूरी जोर शोर से अपने तरीके से उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप दुर्भाग्य का आलम देखिए, जिस राज्य की 40 सीटें हों और जिस राज्य की 40 सीटों में एक भी सीट, लोकसभा की सीट, उस दल के पास ना हो, वो इतना बड़ा काम कर जाता है कि विपक्ष के गठबंधन की इतिश्री हो जाती है, और उसका असर कहाँ कहाँ नहीं पड़ता है। उसका असर, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, आपने बताया भी कि ईडी का प्रभाव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो है अपनी सीटें घोषित कर दी, वो सीटें घोषित कर दी जो पहले से चाहते थे लड़ना, और उसमें कोई अगर मगर ये बात ये कहना कि था वो कांग्रेस से बात करके हुई होगी, तो हम सब जानते हैं कितनी हास्यास्पद बात है ये कि कांग्रेस ने जरा सा मुस्कान भी ली होगी। क्यों? क्योंकि वो जो उन्हें सीटें दी भी गई थी, रायबरेली और अमेठी को छोड़ करके, वो सब सीटें ऐसी थी जो जिसमें कभी भी समाजवादी पार्टी ठीक से जीती नहीं थी, जो बात कही जा रही थी उसमें। तो अखिलेश यादव किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहते हैं कि जहां उनकी जमीन है, जो उन्होंने लड़ाई लड़के लड़ी हुई है या अब पनपाई है लड़ाई, तो खैर पहले कांग्रेस की जमीन थी, कांग्रेस की जमीन पर कब्जा इन लोगों ने किया, अपने मेहनत से किया, और उसके बाद अपने तरीके से अब वो उसको आरक्षण नीति के तहत उसको कब्जे में रखे हुए हैं, और रखा जाना भी चाहिए। कांग्रेस चाहती है किसी तरीके से आरक्षण का फार्मूला तोड़ दिया जाए, फिर हमको कुछ ज्यादा मिल जाए। तो ये राजनीति में ऐसा आसान नहीं होता, और कोई फार्मूला राजनीति में तयशुदा हिसाब किताब से नहीं होता। जैसे भारतीय जनता पार्टी तो रिबाउंड खेलती है। मैं अक्सर कहता हूँ शतरंज में और कैरम में वो अपने अपने खेल अलग अलग तरीके से, कैरम को देखेंगे तो रिबाउंड खेलती है वो, तो रिबाउंड खेल करके उसने नीतीश कुमार को खेला, और फिर उसका असर देखिए, छितरा दिया पूरा पूरा बोर्ड, उसने कैरम का बोर्ड छितरा दिया। अब आलम यह है कि हम सब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में भी कुछ होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र से कोई बहुत खराब खबरें नहीं आई हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी कुछ खतरनाक काम तो नहीं होने जा रहा है, जबकि जो होना था लगभग वो पहले ही हो चुका है। उसकी अब आगे कोई बहुत ज्यादा संभावना एनसीपी के स्तर पर अगर हम आप देख रहे हो, जैसे कि चुप्पी साधे हैं शरद पवार, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई ऐसी संभावना हो रही है। अगर मगर का खेल तो हो ही सकता है। उसी तरीके से जो अगर संभावना कुछ है तो आप और कांग्रेस की है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की 30 सीटों पर है। पंजाब पे भला ही भगवंत मान ने कह दिया हो, लेकिन केजरीवाल ने तो नहीं कहा अभी तक।
वहां बड़ी बात और जो बात कहेंगे वो केजरीवाल कहेंगे। भगवंत मान तो ठीक है, बहुत सारी बातें कहते हैं, पहले भी कहते थे, 10 साल पहले भी कहते थे, और आज बतौर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा प्रभावी बात है। असली बात तो वो केजरीवाल के मुंह से आनी चाहिए। केजरीवाल कहला रहे हो वहां उनको तो ये हो सकता है, लेकिन वो दबाव की रणनीति के तहत हो सकता है। हरियाणा में कोई बहुत बड़े स्टेक्स नहीं है उनके, दिल्ली में जरूर है, तो दिल्ली में वो देने की स्थिति में है कांग्रेस को, और कांग्रेस चाहती किसी तरीके से कुछ और ज्यादा मिल जाए। मुझे लगता ये है कि इनका अंततः जो है वो थोड़ा बहुत समझौता हो जाएगा और अपर हैंड होगा इनका, और उस 30 सीटों में कुछ फायदा क्योंकि आज की तारीख के हिसाब से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का निश्चित रूप से होगा, जो नंबर्स उनके थोड़े से बढ़ जाएंगे। उससे ज्यादा लाभ विपक्षी एकता का कहां आपको दिख रहा है 19 से अलग? तो वो जो कढ़ाई चढ़ाई गई थी उसमें जी। कोई आधा आलू कच्चा है, आधी सब्जी कच्ची है, मसाला कहीं ठीक लगता है, कभी नमक कमजोर ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्चा ज्यादा हो जाता है, और ज्यादातर तीखा होकर के फिर लोग खाना छोड़ दे रहे हैं। वो हालत फिलहाल तो यही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए तय बात है रसोईया तो भाई कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस पे ठीक करा पड़ा, और रसोईया चाहता है कि मैं सबको मैं देने की स्थिति में हूं, जरा जरा सा दूं और अपने पास ज्यादा रख लूं। वो रसोईया बहुत उदार होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के अनुरूप बहुत उदार मना देखना चाहिए कि जी। नहीं नहीं, मेरे को जो बचेगा मैं ले लूंगा, बाकी तो काम चल जाएगा। तो असल में है तब अभी बहुत खिचड़ी अजीबोगरीब है, जो अभी खराब ही खराब होने के आसार दिख रहे हैं उसके। राजेश जी, एक छोटा सवाल आपसे, जिस तरफ अभी इशारा किया था दुबे जी ने कि कांग्रेस ही इसके मूल में है, इस छितराने के पीछे, क्या जब अनाउंसमेंट किया गया था कि खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, केजरीवाल और ममता जी ने कहा था, ये क्या षड्यंत्र था क्या कांग्रेस का?